सेल जो है वो बढ़ रही है, मतलब मोटी हो रही है, या फिर छोटी हो रही है, या फिर चल रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है सेलुलर रिस्पॉन्सेज है। सेलुलर रिस्पॉन्सेज किसकी वजह से होते हैं, सिग्नल पाथवेज की वजह से होते हैं, जो हम लगातार समझते आ रहे हैं। तो अलग अलग सिग्नल पाथवेज होते हैं, हम लोगों ने समझा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पाथवेज है वो हम लोगों ने समझ लिया है। तो आज हम लोग और इंपॉर्टेंट जो है पाथवेज कवर करेंगे, जिनको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स पाथवेज, या फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। चलिए ठीक है, अब दोबारा से मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को, इसी में बना लेते हैं, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज समझ ली थी कि जो जीपीसीआर होते हैं, कहानी वही स्टार्ट हो रही है, जीपीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो है वो सेल सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया था। और यहां पे क्या हो रहा था, यहां से सिग्नल्स ऐसे आ रहे थे, वो सिग्नल कुछ भी हो सकते हैं, वो केमिकल्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ना, अलग अलग केमिकल्स वगैरह, ये हम समझ लिए थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो पूरे पाथवे से अलग अलग सिग्नलिंग है वो एक्टिवेट हो रही थी और रिस्पॉन्सेस हो रहे थे। ठीक, सो दिस इज अगेन जीपीसीआर। फाइन, अब हम बात करते हैं किनकी, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की। अब नाम से ही पता लग रहा है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स मतलब एंजाइम से रिलेटेड कुछ रिसेप्टर्स है। तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से होते हैं, ठीक, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एक बनाया मैंने अभी यहां पे, तो कहानी वही है लगभग। क्या है कि ये वाले जो भी है, ये जो रिसेप्टर्स है ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। ट्रांसमेम्ब्रेन का क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाई है। ठीक है, इधर वाला जो सरफेस है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे, या फ्लूइड बोल सकते हैं। अंदर वाला जो साइटोसोलिक कहला सकता है, या इंट्रासेलुलर रीजन भी कहला सकता है ना, कहलाता है। ठीक, तो वही चीज है, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब ये भी मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, इस तरीके से आ रहे बीच में। लेकिन अब यहां पे हमको ये याद है कि यहां पे जो कहानी आ रही थी वो आ रही थी जी प्रोटीन्स की, जी अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स थे। ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और प्रोटीन्स एंजाइम लिंक्ड वाले जो होते हैं, ये यहां पे साइटोसोलिक डोमेन्स पे जी प्रोटीन का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन यहां से जो है वो अटैच होते हैं क्या, एंजाइम्स, या तो एंजाइम्स डायरेक्ट चिपकेंगे इनके साइटोसोलिक डोमेन पे, या फिर उनमें क्या होगी, इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी होगी उन एंजाइम्स की। अब इसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि इधर की तरफ इनके जो साइटोसोलिक डोमेन्स होते हैं, यहां होते हैं टायरोसिन रेसिड्यू, TYR, इधर होता है टायरोसिन रेसिड्यू, इधर होता है टायरोसिन रेसिड्यू, और उनका क्या हो जाएगा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। ऑटो फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा अपने आप से, या फिर कहीं कहीं पे क्रॉस फॉस्फोराइलेशन भी होता है, जैसे कि जैक स्टैट पाथवे, जो कि हम आगे समझेंगे। इतना समझ में आ गया, बड़ा ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए
ठीक है, ओके। तो चलिए और समझते आगे। तो इसकी कहानी जीपीसीआर की आज नहीं चलेगी, आज कहानी चलेगी किसकी? एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स की। अब ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? एक्टिवेशन की चीज वैसे हम लोगों ने समझ ली है, लेकिन किस तरीके से और जो है उनमें सिग्नल ट्रांसडक्शन होएगा। टायरोसिन यहां 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 यहां, टायरोसिन 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 क्या है? अमीनो एसिड है, ठीक है। प्रोटीन। अब एक्टिवेट कैसे होगा ये? यहां पे क्या आएंगे? सिग्नल आएंगे। सिग्नल का क्या मतलब है? लीगेंड आएंगे, लीगेंड आएंगे। ये आ गया सिग्नल मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या होगा? ये पास पास आ जाएंगे, तो ये डाइमर बना लेंगे। दूर दूर है डाइमर, दे विल फॉर्म अ डाइमर, सो इट विल बी लाइक डाइमर फॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन भी बोलते हैं। यहां आ गया, यहां आ गया, इस तरीके से लिगेंड यहां आ गए और ऐसे और भी पास आ गए। और लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज लिगेंड। आ गए, पास आ गए, क्या बना लिया? डाइमर बना लिया और डाइमराइजेशन हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? यहां पे जो है टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होगा। ये हो गया, ये हो गया। ऑटो फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़ गए। कितना सिंपल, जुड़ गया। क्रॉस भी होते हैं, ठीक। आफ्टर ऑटो फॉस्फोराइलेशन कहानी कहां जाने वाली है? कहानी जाने वाली है नेक्स्ट स्टेप पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। यहां से आएंगे हमारे ब्यूटीफुल प्रोटीन्स, having SH2 domain, ठीक है। ये प्रोटीन आया, कोई प्रोटीन आया, इनका डोमेन होता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। एक की होगी, एक साइट होगी इस तरीके से, एन टर्मिनल साइट, एक साइटोसिलिक साइट इस तरीके से होती है ना। तो एक साइट जो है जुड़ेगी कहां पे? जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन है। और ये वाले जो प्रोटीन होते हैं इनकी बहुत ही ज्यादा दोस्ताना होती है। किनके साथ? इन वाले फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ, ठीक ठीक। अब जब ये स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप है बाइंडिंग ऑफ दिस एंड दिस, सो आई विल राइट अगेन बाइंडिंग आया SH2 डोमेन।
ठीक, ऑफ प्रोटीन दिस। अब ये जो था, अभी हम लोगों ने समझा था एक चीज यहां पे क्या होती है, ये जो साइटोसोलिक साइट है ये काइनेस कैटालिटिक साइट है, यानी कहानी जो है एक्टिवेशन की सब यही हो रही है, वो तो हमको दिख ही रहा है। ठीक, तो ये हुआ, ये जुड़ा, फिर क्या होते हैं अलग अलग जो होता है प्रोसेस, सिग्नल जो है ट्रांसड्यूस होते हैं, और यहां पे जो है सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स का काम अलग अलग पाथवेज कर रहे हैं, और वो पाथवेज है पहला RAS रैस मैप काइनेस, दूसरा है IP3DAG जो हम समझ चुके हैं पाथवे, और थर्ड वन इज PI3 काइनेस। सिग्नल ट्रांसडक्शन, यहां ये इनएक्टिव था अब तक, लेकिन जैसे लिगेंड जुड़ा ये हुआ, ये वाले स्टेप्स हुए, ऑटोफॉस्फोराइलेशन, सबसे पहले डाइमराइजेशन, फिर ऑटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बाद में प्रोटीन जो है वो चिपक गए, फिर हो रहे हैं सिग्नल जो है, सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक, सिग्नल्स पहुंच रहे हैं वाया इन पाथवेज के द्वारा, जो 3 पाथवेज है जो हम समझेंगे बारी बारी से। एंड फाइनली जाके क्या होता है, जब ये पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये उनकी एक चीज जो है, जो प्रोसेस, जो चीज नो एक कोई एंजाइम जो है वो इस तरीके से न्यूक्लियस में एंट्री कर जाएगा, यहाँ पे नीचे जाके न्यूक्लियस आता है, अभी हम समझेंगे और पाथवेज में, तो न्यूक्लियस में एंट्री करके फाइनली जाके वही चीज होती है, जीन एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे जुड़े जुड़े कुछ कुछ चीजें जुड़ जाएगी और जीन्स एक्सप्रेस हो जाएगी या फिर उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई है, और आगे जब हम और पाथवेज समझेंगे और डिटेल में समझ में आएगी, तो इतना ध्यान रखिए, छोटे छोटे से पॉइंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस। तो हमारा सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड काफी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है, इंपॉर्टेंट पाथवेज हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आज भी हम लोग जो है सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जो कि गेट के लिए भी हेल्पफुल होगी। ऑब्वियसली जो पहले भी हम लोगों ने सिग्नलिंग पाथवेज किए हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं, गेट में भी आप देख सकते हैं, बॉटनी सेक्शन में आ रहा है ना, और सिग्नल ट्रांसडक्शन भी एक टॉपिक है गेट बायोटेक्नोलॉजी में। सो वो वाली सिग्नलिंग पाथवेज आप लोग एक बार जरूर देखिएगा इफ यू आर अपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन नेक्स्ट। तो आज हम लोग समझते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो विच इज लाइक रैस प्रोटीन्स की भी जो फैमिली होती है, वी अंडरस्टूड रैस मैप काइनेज का पाथवे। तो रैस प्रोटीन की ये जो प्रोटीन है, जी प्रोटीन जो है, इनकी भी सुपर फैमिलीज होती है, सुपर फैमिली है। तो अलग अलग फंक्शंस जानेंगे आज इस लेक्चर में हम लोग। तो यहाँ पे आप जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये जो है, सो इट्स लाइक अगेन इफ आई टॉक ऑफ रैस दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, so RAS is basically lipid linked as already discussed while illustrating RAS map kinase। तो उस लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था। तो ये लिपिड लिंक्ड है, जो कि कहाँ पे लिंक्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑब्जर्व कि रैस प्रोटीन जो है वो किस तरीके का दिखता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वाला प्रोटीन अगेन इफ आई टॉक, तो ये एक मोनोमेरिक GTPase स्विच प्रोटीन है। दैट मीन्स which we already understood the very basics, स्विच प्रोटीन का मतलब है कहानी वही वाली आएगी कि GDP बाउंड में इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं होगा, और जैसे ही GDP हटके GTP आ जाएगा
और उससे बाइंड करेगा इस पर्टिकुलर प्रोटीन से, तो वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। इट इज अ जीटीपीएस स्विच, ऑन और ऑफ वाला काम कर रहा है। वो ही डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं तरीके से। ठीक, नाउ टॉकिंग फर्दर अबाउट रैस सुपर फैमिली। तो रैस सुपर फैमिली जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग है। रैस फैमिली अलग है, रैप अलग है, रो दिख रहा है हमको यहाँ पे, एआरएफ दिख रहा है, रैन दिख रहा है। तो इनके फंक्शंस और सब सेलुलर लोकेशन आप लोगों को याद रखने हैं। पार्ट बी की क्वेश्चन है बेसिकली। इफ आई टॉक ऑफ जेआरएफ एग्जामिनेशन, और गेट में भी फ्रेम होके बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आई रिपीट। ठीक है, तो चलिए फंक्शंस हम लोग जान लेते हैं कि ये करते क्या है, ये जो प्रोटीन है अलग अलग, इनके फंक्शंस क्या है। तो रैस की अगर मैं बात करूं अगेन, इसका जो काम होता है, हम लोगों ने इसका पाथवे समझ लिया था। तो वहां पे हम लोगों ने समझा कि ये जो है सीरिन थ्रियोनिन पे एक्ट करके, यानी कि सीरिन, इट्स अ सीरिन थ्रियोनिन काइनेज है, जो कि मदद किस में कर रहा है, सेल ग्रोथ में कर रहा है। और भी अलग अलग फंक्शंस हम लोगों ने समझे थे। तो ये फंक्शन तो इसका ये हो गया, मेन फंक्शन जो होता है सेल ग्रोथ का होता है पर्टिकुलर प्रोटीन का। रैस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो टेबल दी हुई है, ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूं तो एक हो गया एच रैस हो गया, जिसका लोकेशन जो है जो पाया जाता है लीवर में। और एक एन रैस भी होते हैं। आई एम कवरिंग द वेरी इंपॉर्टेंट वंस के चांसेस आने के, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। इसी तरीके से के रैस भी हो गए हैं। ये वाला आपको दिखेगा, ये वाला जो प्रोटीन है इसका जो फंक्शन दिखेगा, इसका काम जो दिखेगा वो कोलॉन में दिखेगा। तो ये हो गए रेस प्रोटीन। ठीक, अब यहाँ पे आर एच ई भी आपको दिख रहा है, ये देखिए ये रहा, दिस वन। अब इसका क्या काम होता है इस वाले प्रोटीन का? अगेन इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेल ग्रोथ, स्टिमुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ, यानी कि सेल ग्रो करने में मदद कर रहा है, स्टिमुलेशन। एंड प्लस इस वाले प्रोटीन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एमटोर पाथवे में भी होता है। तो ये वाला पाथवे भी हम लोग समझेंगे एमटोर पाथवे किस तरीके से होता है, क्योंकि बेसिकली जो रिलेवेंस है इसका एमटोर पाथवे का कैंसर में है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है वो वाला पाथवे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आर एच ओ फैमिली है। देखिए कितने सारे उसके सब टाइप्स आ रहे हैं, तो इनके भी चलिए जान लेते हैं अब अच्छे से। और फंक्शंस, तो आर एच ओ रो, ये वाला जो प्रोटीन है इसका काम होता है साइटोस्केलेटन को रीऑर्गेनाइज करना। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, उसमें मदद करता है। अगेन वही वाला इस तरीके से है, तो सीरिन थ्रियोनिन वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे भी तरीके से। एक और जो आ रहा है हम लोगों को जो दिख रहा है वो एक होता है रैप वन। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये रैप वन इज हेल्पिंग इन सेल एडेशन। और जहां पे भी चिपचिपापन यानी कि सेल एडेशन वाली कहानी आ गई, तो रोल किसका आता है? इंटीग्रिन्स का आता है, राइट? यू कैन रिकॉल। एंड इवन जो पाथवे है जीईएफ, तो इट इज इवन स्टिमुलेटिंग सीजीएमपी डिपेंडेंट जीईएफ वाला पाथवे। जीईएफ फैक्टर, ये इसका रैप का हो गया। फिर आता है देन आई कैन रिकॉल आरएबी के बहुत सारे टाइप्स है, उसके फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे एक और आई कैन रिकॉल, पीछे भी आप लोगों ने सुपर फैमिलीज अगर देखी है दोबारा से देखिएगा। रैन है, एआरएफ है, ठीक है, और क्या क्या आ रहे हैं? एक है एसएआर, ये वाला है। तो रैन का काम है आरएनए को ट्रांसपोर्ट करना न्यूक्लियस से अंदर बाहर। आरएनए ट्रांसपोर्ट इन और आउट ऑफ द
न्यूक्लियस, बाहर निकाला, बाहर फेंकना न्यूक्लियस से, इस प्रोटीन का काम है। एआरएफ और एसएआर का जो काम है वो है, दोनों का एक ही काम है, वेसिकुलर फॉर्मेशन। लाइसोसोम वाला कॉन्सेप्ट यू कैन रिकॉल। वेसिकुलर, वेसिकल्स को बनाना। सिमिलरली किसी का भी ये ही काम है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, याद रखिएगा। अब याद किस तरीके से करना है, बहुत ही लाइक इतने सारे प्रोटीन है, इतना सारा फंक्शन है, तो निमोनिक्स बनाइएगा आप लोग, फ्लो चार्ट निमोनिक्स जहां भी बना सकते हैं वो काफी मददगार होती है, काफी लाइक ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने किस तरीके से याद किया था, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ। रो है, रो रहा है, साइटोस्केलेटन, सेल का जो सेल जो थी हरी भरी थी, हरी भरी सेल थी, वो स्केलेटन में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में जो प्रोटीन है जिसकी वजह से वो हरी भरी सेल जो है हड्डी बनते हुए, हड्डी बनते हुए रो रही है। उस तरीके से आई मेड अ निमोनिक, जो कि आज तक, इसलिए मुझे आज तक ये वाला, हाँ, प्रोटीन का फंक्शन याद है। इसी तरीके से सेल एडेशन, रैप कर रहा है, सेल जब चिपक रही है तो रैप कर रही है, रैप डांस कर रहे हैं, ये बना लीजिए आप। और जो भी आपको कंफर्टेबल है वो निमोनिक्स बना लीजिए, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। रैन, भाग रहा है इधर उधर, आरएनए जो है भाग रहा है न्यूक्लियस से, रन कर रहा है, रैन, भाग गया, दिस टाइप लाइक दिस लाइक, ओके। अब यहाँ पे एक और जो है, देन आई कैन से कि आर ए बी, और इसको बेसिकली आर ए बी इस तरीके से, जी प्रोटीन, ये भी पाया जाता है, इसकी अलग अलग लोकेशन और अलग इनके भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में। बेसिकली जो होता है इस प्रोटीन का जो फंक्शन है वो है अगेन वेसिकल को ट्रांसपोर्ट करना और फ्यूज करना। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, टारगेट, टारगेटिंग, और इवन fusion. So I repeat, please make mnemonics in order to learn or recall their functions really fast. ठीक है, तो RAB की जो अलग अलग सब टाइप्स है उनके भी जो फंक्शंस है वो इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस एज इन लाइक नॉट एग्जैक्टली फंक्शंस, सब सेलुलर फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, तो वो आप लोग वो भी याद रख लीजिएगा। रैप, रब की, रैप की, ओके। सो यहाँ पे जो है मेनली जो है इनके जो सब टाइप्स है वो अलग अलग होते हैं। सो आर ए बी, और आई विल राइट आर ए बी, 1A, 1A मिलेगा आपको, 2A मिलेगा, 2B मिलेगा, 2C मिलेगा, 6 का तो 6A D तक भी जा रहा है। तो लेकिन जो 1A के वो उनके जो है सब सेलुलर लोकेशंस आप लोग याद रखिएगा एक बार, देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। सो रैप 1A, रैप 2A, रैप 3A, रैप 4A, रैप 5A, रैप 6A, रैप 7A, rep 8A, and lastly rep 9A। एक और आ रहा है rep 11A। अलग अलग है, BCD भी है, लेकिन A के जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर रिसर्च करना है तो बहुत सारी चीज फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, तो क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो 1A वाला जो है आपको पाया जाएगा गोल्जी एपेरेटस और आपका फेवरेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फेवरेट ही है, JRF के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले। तो ये इसी तरीके से 2A जो है वो भी रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाएगा, और सिस गोल्जी फॉर्म की तरफ पाया जाएगा, ट्रांस में ना होता है, सिस वाले फेज की तरफ है ये वाला प्रोटीन। PA जो है ये पाया जाएगा सीक्रेट
सिक्रेटरी और साइनेप्टिक वेसिकल, सिक्रेटरी और साइनेप्टिक वेसिकल में ये मिलेगा आपको 3A का फंक्शन मिलेगा। 4A की अगर बात करूं तो इसकी जो कहानी है वो रिसाइक्लिंग एंडोसोम्स में आ रही है। ठीक है, अब 5A का जो है 5 वाला जो है वो क्लैथ्रिन कोटेड वेसिकल में मिलेगा। अर्ली एंडोसोम्स में भी मिल जाएंगे ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मिल जाएंगे ये अर्ली एंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मिल जाएंगे। इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है वहां पे। इसी तरीके से 6A की अगर मैं बात करूं तो ये गॉल्जी में अगेन ये वाला जो है ट्रांस गॉल्जी, बेसिकली गॉल्जी में भी कहा, ट्रांस गॉल्जी की तरफ आपको ये पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। 7A वाला जो है लेट एंडोसोम्स में पाया जाएगा और वैक्यूल्स में भी मिलेगा का जो लोकेशन है। इसी तरीके से 8A वाला जो है वो पीलिया और अगेन बेसोलेटरल सिक्रेटरी वेसिकल्स। Then comes 9A which is like late endosomes में कहानी है इसकी, and ट्रांस बेस गॉल्जी यहाँ पे मिलेगा। 11A वाला जो है वो दोबारा से आप पा सकते हैं इसको, रिसाइक्लिंग एंडोसोम। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ओके, तो इनके आप अच्छे से एक बार एग्जाम से पहले ये जो फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए ये देख लीजिएगा, और आगे भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जो JRF और गेट और जो भी एग्जाम्स आप PhD के लिए दे रहे हैं वो भी चीजें हम लोग जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर बेसिकली कवरिंग जिसमें लाइक हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस फ्रेम करने की। वैसे तो बहुत कुछ करना है और देखिए करना तो है ही है, समझना तो है ही है, लेकिन और हम लोग को बढ़िया लाना तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर लाइक फोकसिंग मेनली। तो हमारे लेक्चर्स आप समझते रहिए। में आप लोगों का बहुत ही ज्यादा वाला स्वागत अगेन। तो हम लोग और इंपॉर्टेंट पाथवेज आगे बढ़ाते हुए आज एक और पाथवे समझेंगे सेल सिग्नलिंग में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पाथवे है हमारा mTOR पाथवे। भाई कितने सारे पाथवेज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पुराने वाले पाथवेज आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि सेल सिग्नलिंग पाथवे, सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन, कैंसर, एपोप्टोसिस जो हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए समझते हैं mTOR पाथवे की कहानी। आज एक और इंटरेस्टिंग पाथवे समझेंगे।
अब क्या कहानी है इसकी? TOR से क्या मतलब है? व्हाट इज TOR? TOR इज बेसिकली टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, जो कि एक ड्रग है जिसका बहुत सारा काम है, और बहुत सारे कामों में से एक जो इंपॉर्टेंट काम है इस ड्रग का, वो है कैंसर सेल्स को दबाना, इनहिबिट करना, किल करना कैंसर की सेल्स को। किल कर सकते हैं या स्टैग्नेंट करता है, ठीक है। सो इट बेसिकली किल्स कैंसरस सेल्स, सो दैट्स द फंक्शन ऑफ रैपामाइसिन। तो टारगेट कर रहा है। एम से, स्मॉल एम से क्या मतलब है? यहां पे मैमिलियन सेल्स, मैमिलियन सेल्स के अंदर हो रहा है ये वाला पाथवे, एमटॉर पाथवे। क्या और भी ऐसी सेल्स है जिनमें पाथवेज हो रहे हैं, या सिर्फ मैमिलियन सेल्स में ही होती है? सोचिए, ठीक है। ओके, अब ये भी दो तरीके के होते हैं एमटॉर पाथवे की अगर मैं बात करूं। एक होती है कहानी MTORC1 और एक है MTORC2। दो हो गए। C1 से क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स 1। C2 से क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स 2। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल है इस पाथवे में। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसके पास एक प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन होता है रैप्टर। So there is a protein रैप्टर नाम से, ठीक है। चलिए ब्लैक से लिख लेते हैं, रैप्टर। और इसी तरीके से इसके पास भी एक प्रोटीन है भाई, ये भी किसी से कम नहीं है, और वो है प्रोटीन रिक्टर। सो दीज आर प्रोटीन्स इन कॉम्प्लेक्स। इसके पास ये दो प्रोटीन्स हैं, रैप्टर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये सेंसिटिव है रैपामाइसिन से। सेंसिटिविटी का क्या मतलब? मान लिया मैंने ड्रग डाल दी रैपामाइसिन सेल्स में, ऑब्वियसली किसी इंसान में तो डालूंगी ना, ठीक है। तो डाल दी तो फिर क्या होगा? सेंसिटिविटी से क्या मतलब है कि वो कंट्रोल कर सकता है पर्टिकुलर पाथवे को, टारगेट करेगा ना, ठीक। MTORC1 की बात करें, लेकिन जो MTORC2 है वो इनसेंसिटिव होता है रैपामाइसिन से। मतलब अगर आप ड्रग डालें या ना डालें, डालेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो रैप्टर, रिक्टर। सो दिस वन बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 aids in cell growth, or I can say protein synthesis, or I can say translation। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो कैंसर होएगा कि नहीं होएगा, ठीक। और MTORC2 जो है इसका क्या, ये कहीं ना कहीं AKT पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं AKT पाथवे पे उसको बढ़ा रहा है। AKT को रिकॉल कीजिए पुराने वाले पाथवे से। AKT पाथवे हम लोगों ने समझ लिया था, PI3 के AKT पाथवे। सो प्लीज गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स ताकि आपको और अच्छे से ये वाले पिछले वाले समझ में आएंगे, तो आगे वाले भी पाथवे समझ में आएंगे। तो इसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? जो एक्टिन होता है साइटोस्केलेटन में उसको रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ रो फैमिली GTPases। सो इट बेसिकली रेगुलेट्स actin myosin, please recall, with the via RH रो, जो हम समझ चुके थे कि फैमिली GTPases, प्लीज रिकॉल। देखिए ओके। तो चलिए इतना हम लोगों ने बेसिक सी चीज समझ ली है। पार्ट बी के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पाथवे है। अब आगे बढ़ते हैं पाथवे को समझते हुए कि ये पाथवे जो है ये काम कैसे कर रहा है, क्या कहानी है इसकी। बहुत सारी कहानियां हमने समझ ली और कहानी आगे भी चलती रहेगी। ओके, ठीक है, तो चलिए ये बना ली हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन। सेल है, इमेजिन कीजिए साथ साथ, प्लीज इमेजिन आप लोग करते रहिएगा। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेल है, इमेजिन कीजिए, और ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये है साइटोप्लाज्म, और सारा जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो पहले वाले पाथवेज भी इसी तरीके से ही होगा। देन यहां पे आ जाते हैं क्या, हमारे प्यारे स्वागत करने वाले। हर जगह स्वागत ही हो रहा है सिग्नलिंग पाथवे से, और जब तक स्वागत नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है पाथवेज। लेकिन स्वागत हो रहा है अलग अलग चीजों का, इंटरल्यूकिन्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोलैक्टिन हो गया। अमीनो एसिड्स, डू दे टारगेट दीज सिग्नलिंग पाथवेज, डू दे? सो दीज आर, यहां पे जो है वो है ग्रोथ, ये जो मैंने बनाया ग्रोथ फैक्टर्स, फैक्टर रिसेप्टर्स, स्वागत करने के लिए। और यहां क्या होगा, जैसे ही इमेजिन कीजिए ग्रोथ फैक्टर आए, सो दिस इज, लेट्स से स्वागत हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर आ गए रिसेप्टर्स पे, तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर वही चीजें आ रही है, प्लीज रिकॉल पुराने वाले पाथवेज, IRS वाली कहानी, PDK1 वाले सारे हमने PI3 के काइनेज में समझ लिए थे। सो दिस इज IRS, फिर PI3 के एक्टिवेट हो गया। ये क्या कर रहे हैं, फर्दर एक्टिवेट कर रहे हैं किसको, PDK1, रिकॉल साथ साथ। और एक्टिवेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं क्या, क्योंकि काइनेजेस है तो फॉस्फोराइलेशन की वजह से एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है PDK1, ठीक, एक्टिवेटेड। और फिर ये एक्टिवेट करेगा AKT को, AKT को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पे, क्योंकि काफी चीजें इससे AKT से कंट्रोल हो रही है, ठीक। अब AKT जैसे हुआ एक्टिवेटेड, जैसे इसने इसको किया, तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा किसको, फॉस्फोराइलेशन ही करेगा, लेकिन इनहिबिट करेगा कॉम्प्लेक्स को, और वो है TSC2 और TSC1, एंड एक और जो कहानी है वो है TBC1D7, यहां पे लिख देते हैं इसे। ऐसे ही जुड़ा हुआ है एक और, क्या है, TBC1D7। तो AKT इनहिबिट्स दिस, ये वाला कॉम्प्लेक्स TSC2, TSC1। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ये है एक्टिवेटेड फॉर्म है, अभी तो देखिए इनहिबिट कर रहा है ना ये, लेकिन अगर ये एक्टिवेटेड होगा तो ये क्या करता है, एक और है, दिस बेसिकली इनहिबिट्स RHEB, रेब, क्या ये भी क्या प्रोटीन है,
या तो प्रोटीन से, एंजाइम से, है ना, कुछ और तो कहानी नहीं चल रही है। कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं। सो दिस इनहिबिट्स RHEB, क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स TSC2 और C1 वाला, राइट। तो अगर ये इनएक्टिवेटेड है, इमेजिन अगर ये इनएक्टिवेटेड है तो ये एक्टिव हो जाएगा, RHEB एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, mTOR जो है वो एक्टिवेटेड होगा। सारा कहानी क्या है सिग्नलिंग पाथवेज में, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन की तो चल रही है, वही तो हम लोगों को समझना है। नाउ दिस इज एक्टिवेटेड, इमेजिन ये इनहिबिट हो गया, ये इनहिबिट हो गया तो ये एक्टिवेट हो रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये AKT की वजह से इनहिबिट हो गया, दिस इज एक्टिवेटेड, विच फर्दर एक्टिवेट्स mTOR, और ये क्या करेगा, एक और कहानी बड़ा, एक और चीज को फॉस्फोराइलेट करेगा, और वो है S6K1, इसको एक्टिवेट किया, फॉस्फोराइलेट किया, यानी कि, और ये फर्दर किसको क्या कर रहा है, S6 को फॉस्फोराइलेट कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक्टिवेटेड है S6, तो सेल ग्रोथ होएगी, ट्रांसलेशन होएगा, यानी कि अगर लगातार लगातार सेल की ग्रोथ होती रहेगी तो कैंसर होएगा। सिंपल, आया समझ में? कहां से कहानी शुरू होती है, ग्रोथ फैक्टर से शुरू हो रही है। तो ये ऐसे जा रहा है। अब एक और है mTOR का रिलेवेंस, एक और कहानी है यहां पे, दिस इनहिबिट्स, mTOR जो है किसको इनहिबिट करता है, एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है और उसको कहते हैं 4EBP1। mTOR inhibits 4EBP1। अब ये क्या है, ट्रांसलेशन के टाइम हम लोगों को पता है इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर्स वगैरह का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वहां पे जो है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करें यहां पे, तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, 4E हो गया और 4G हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आप रिकॉल कीजिए ट्रांसलेशन, अभी ट्रांसलेशन हो रहा था, सेल ग्रोथ हो रही थी। तो अगर ये BP1 है, अगर ये बाइंडिंग प्रोटीन है एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो ये जो है इनको, इन इलोंगेशन फैक्टर्स को जुड़ने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल ग्रोथ जो होगी वो नहीं होगी। सो नो सेल ग्रोथ और नो ट्रांसलेशन, आई कैन से, सो नो ट्रांसलेशन इफ BP1 इज एक्टिवेटेड। सो अगेन इमेजिन, अगर mTOR पाथवे इस बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे, इनिशिएशन फैक्टर्स, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन या सेल ग्रोथ होगी। और अगर mTOR इनएक्टिवेटेड है तो ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, सेल ग्रोथ या ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। आया समझ में? देखिए, ठीक है, ठीक, तो बस यही था, यही कहानी थी, हम लोगों ने कवर कर लिया, वाला पाथवे समझ लिया। थोड़ी सी और चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो आपको पता होना चाहिए, तो mTOR पाथवे को और भी चीजें हैं, इनहिबिट क्या क्या करता है, अभी हम लोगों ने समझा कि इनहिबिट करता है क्या, एक तो ड्रग रैपेमाइसिन इसके पीछे पड़ी हुई है बहुत ही बुरी तरह, ये पीछे पड़ी हुई, हाथ धो के इसको इनहिबिट करके छोड़ेगा। और जो है कुछ अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स वगैरह भी इसको इनहिबिट करते हैं, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ले लीजिए, DEPC5, और यहां है एक NPRL3, NPRL2, ये कॉम्प्लेक्स है।
अमीनो एसिड्स भी mTOR को इनहिबिट करते हैं। ये हो गया। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये TSC2 जो है ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है। अब यहां पे भी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रैड और LKB1 which with the help of ATP or energy activates AMPK, and this after activation यानी कि phosphorylation activates this TSC2 और T1। आया समझ में? आया समझ में? दोबारा से एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप लोगों से। सपोज मैंने इसको इनएक्टिवेट कर दिया PDK1 को, तो क्या ये कैंसर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप। इसको रोक दिया मैंने, और इसको किस तरीके से रोक सकते हैं? फॉस्फोराइलेशन से, डीफॉस्फोराइलेशन से, या इसको किस तरीके से रोक सकते हैं? सोचिए आप लोग। तो बस यही क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस, यही है। इसी तरीके के क्वेश्चंस उनको फ्रेम करने हैं JRF में। ठीक, इसको इनएक्टिवेट कर देंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे, यही छेड़खानी चलेगी सिग्नलिंग पाथवेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाला जो कहानी चलती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होते हैं, उन्हीं में चल रहे। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया था। दोबारा से अब हम मान के चल रहे हैं कि ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है। एक्टिवेटेड फॉर्म का क्या मतलब है भाई? दैट मीन्स जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो आ चुके हैं, इन रिसेप्टर से बाइंड कर चुके हैं। सिंपल है। और मान के चल रहे हैं ये एक्टिवेटेड है। और यहाँ पे साइटोसोलिक डोमेन पे जो है इन रिसेप्टर्स के क्या होते हैं, काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स आते हैं। इतना भी हम लोगों ने समझ लिया था। तो इफ आई टॉक ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथवे, तो बहुत ही जो है वो कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन पाथवे का। तो इंसुलिन पाथवे एक ऐसा पाथवे है जो कि दोनों ही, जिनमें दोनों ही पाथवेज आ रहे हैं, यानी कि PI3 काइनेज भी आ रहा है और RAS मैप काइनेज भी आ रहा है। तो वो भी हम उसका एग्जांपल लेते हुए समझेंगे। बट यहाँ पे आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बेसिक समझ रहे हैं कि ये जो पाथवे है PI3 काइनेज ये एक्टिवेट कैसे होता है। तो वेरी बेसिक मैकेनिज्म। तो सपोज दिस इज रिसेप्टर, जुड़ गया, सिग्नल आ गया है, और ये रिसेप्टर से, रिसेप्टर टायरोसिन से क्या हो गए हैं, बाइंड हो गए, यानी कि एक्टिवेटेड हो गए। इट मींस यहाँ पे सब कुछ हो गया, डाइमराइजेशन हो गई, डाइमर फॉर्म में आ गए, पास पास आ गए हैं। उसके बाद में क्या कहानी चल रही थी कि यहाँ पे साइटोसोलिक डोमेन में जो टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, यानी कि ये इनका डोमेन एक्टिव हो गया। अंडरस्टूड? तो जैसे ही डोमेन, दिस इज टायरोसिन रेसिड्यू, राइट अगेन, एक्टिव हो गया, उसके बाद में कहानी क्या थी कि इनसे, इनके फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन से या तो एंजाइम जो है वो डायरेक्टली जुड़ेंगे या फिर जिनकी इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी है, बाइंड करती वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो वंस these domains are phosphorylated, so in this particular pathway, what binds the protein which binds is the enzyme is PIPK और PI3 kinase। ये जुड़ गया, इसकी मदद से क्या होता है यहाँ पे, SH2 डोमेन।
फॉस्फोटायरोसिन से क्या हो गया है, बाइंड कर गया है। और जैसे ही ये बाइंड करता है, वंस इट बाइंड्स, तो दिस इज अगेन क्या हो गया है, एक्टिवेटेड हो गया है। काइनेज है भाई, काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन से अगेन कनेक्ट हो रहा है। तो लेट्स मी राइट अगेन, यहाँ पे ये कहाँ पे चल रही है सारी जो कहानी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे बना दी, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीआईपी काइनेज है, पीआईपी की एक्टिवेटेड। तो वंस इट हैपेंड, ये जैसे ही हुआ, अब ये क्या करने वाला है, यहाँ पे जो है PIP3 PIP2 जो है वो एक्टिव होएगा, पहले उसको एक्टिव करेगा PIP2 को, और उसके बाद में उसको किसको एक्टिवेट एक्टिवेट करेगा, PIP3 को एक्टिवेट कर दिया। ये जो है जैसे ही PIP3 एक्टिवेट हुआ, दिस विल सर्व एज अ डॉकिंग साइट। डॉकिंग मतलब औरों को चिपकाने का, अपने पास खींचने का, प्रोटीन एंजाइम्स को खींचने का काम करेगा। सारे जो सिग्नलिंग पाथवेज है वो एक्टिव हो जाएंगे। सो PIP2 इज PI और फॉस्फोइनोसिटाइड, T4 बाइफॉस्फेट, PIP3 is PIT4 5 ट्राइफॉस्फेट। हो गया। अब इसकी कहानी क्या होगी, PIP3 is activated. Now this is serving as a docking. I repeat, docking means औरों को एक डॉकिंग की तरह, लाइक ताला लॉक एंड की वाला जो मैकेनिज्म है ना, लॉक हो गया, उसमें की डाल दी, चाबी डाल दी, तो डॉक कर रहा है उसको, डॉकिंग होगी। वो बाइंडिंग कोई टाइटली बाइंडिंग कोई, मतलब उस कॉन्फर्मेशन के दौरान के अनुसार उसको हम डॉकिंग कहते हैं। सो दिस इज सर्विंग एज डॉकिंग साइट। Once PIP3, which is PI345 triphosphate, is activated, अब इससे क्या जुड़ेंगी चीजें, इससे जुड़ेंगे दो चीज। ये उन प्रोटीन से बाइंड करता है जिनके पास होते हैं पीएच डोमेन। तो पीएच डोमेन इज प्लेक्स्ट्रिन होमोलॉजी। अब ये फाइंड आउट की होमोलॉजी प्लेक्स्ट्रिन होती क्या है, प्लीज फाइंड आउट। और ये होती है दो प्रोटीन्स के पास में बेसिकली, एक है PDK1 और दूसरा है AKT, जिसको हम PKB यानी कि प्रोटीन काइनेज बी भी बोलते हैं। PDK1 इज फॉस्फोकिनोसिटाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज, and this has PDK1 has और is, और ये होता है सीरिन थ्रियोनिन काइनेज। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि सीरिन रेसिड्यू पे या फिर थ्रियोनाइन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट, वहां फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। PIP3 इज एक्टिवेटेड। वो किन प्रोटीन सब जुड़ने वाला, चलिए कहानी बना लेते हैं फिर से। ये आया, क्या आया, AKT आया पहले या PDK1 आया, एक साथ रिक्रूट ही कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अब तक जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ये जो AKT है यूं ही पड़ा हुआ था, तो PIP3 से जुड़ रहा है क्या, ये जुड़ा PDK1 और एक और AKT को अपनी तरफ खींच लिया भाई, जो यूं ही साइटोसोल में पड़ा हुआ था जब एक्टिवेटेड नहीं था। और जैसे ही एक्टिवेटेड PIP3 का जो लेवल है वो बढ़ने लग गया, तो ये अपनी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ साइटोसोल से खींच लिया।
PDK1 भी चिपक रहा है, AKT भी चिपक रहा है PIP3 से, वाया कौन सी चीज से अभी हमने डिस्कस किया, PH डोमेन, जो कि दोनों के ही पास है, चिपक गए। फॉस्फोराइलेट है, मान के चले, क्योंकि एक्टिवेट हो चुका है तो फॉस्फोराइलेशन ही हो रहा है ना। ओके, तो नाउ वी नो PDK1 इज सीरीज थ्रियोनिन काइनेज। तो ये क्या करने वाला है, AKT को, क्या कहानी होने वाली, इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया PDK1 ने AKT को, और वो भी कहां पे, सीरीन रेसिड्यू और थ्रियोनाइन रेसिड्यू पे, है ना, दिस पर्टिकुलर रेसिड्यू। तो वंस AKT नाउ इज फॉस्फोराइलेटेड, ये इससे अलग हो जाएगा, अभी अलग हो गए, डिटैच हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स से। And this is already phosphorylated. अब यहाँ पे एक और कहानी आ रही है, एक और कॉम्प्लेक्स आता है और उसको हम बोलते हैं mTOR कॉम्प्लेक्स 2, और इसके पास होता है एक भाई जिसको बोलते हैं रिक्टर। mTOR के पास रिक्टर है, एंड TOR stands for target of rapamycin। व्हाट इज रेपामाइसिन, क्या ये कोई ड्रग है या क्या है, फाइंड आउट क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे। AKT इज फॉस्फोराइलेटेड, रिक्टर mTOR जो है, जिसको हम mTOR कॉम्प्लेक्स 2 भी बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 की कहानी भी हम लोग समझेंगे, तो ये भी इसको क्या कर रहा है, AKT को फॉस्फोराइलेट ही कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा ही AKT एक्टिवेट हो गया, और ये पहुंचा कहां पे, न्यूक्लियस में, साइटोसोल से यहाँ पहुंच गया न्यूक्लियस में। दिस एंटर्स दी, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमको पता है क्या चीजें होती है ना। ये अंदर पहुंच गया, और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, जीन एक्सप्रेशन होएगा और बहुत सारी चीजें होगी ना, सेल प्रोलिफरेशन होएगा, बहुत सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, जो भी मतलब उसका काम है, डिपेंड्स ऑन दी सिग्नल, कौन सा सिग्नल आ रहा है, इंसुलिन आ रहा है तो क्या करेगा, कौन सा, क्या होना चाहिए, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लाइकोजन को बनाना, जीन एक्सप्रेशन वहां पे क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो कैंसर की बात करें तो क्या होगा, लगातार क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन होगा, तो वहां पे जीन एक्सप्रेशन होगा, तो इस तरीके से विच इज लाइक वेरी एम्प्टोर पाथवे की वजह से होता है, वो कैंसरस सेल्स है ना, एक्टिवेट हो जाती है, तो वो भी हम लोग समझेंगे आगे। तो ये जो है बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म हमने PI3 काइनेज का समझा, अब हम इसको रिलेट करेंगे इंसुलिन पाथवे से। बेसिक जो है वो यही चलेगा, और जो और भी इंपॉर्टेंट पाथवेज है में, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंसुलिन का काम बॉडी में क्या होता है, लोगों को पता है कि इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को बनाना या खत्म करना या यूटिलाइज करवाना या फिर ग्लाइकोजन को बनाना, तो सोचिए व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन, कहां से सीक्रेट होता है, तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस में कर रही हूँ, और ये भी हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 सब यूनिट्स होती है, अल्फा सब यूनिट्स प्रोटीन ही तो है, और बीटा सब यूनिट्स,
वही सिग्नल का काम करेंगे यहाँ पे इस पाथवे में। तो यहाँ पे जो होता है रिसेप्टर होता है इंसुलिन रिसेप्टर। दैट मीन्स इट हैज गॉट 2 सब यूनिट्स एंड बाहर की तरफ जो आ रही है वो आ रही है कौन सी सब यूनिट, और अंदर की तरफ कौन सी सब यूनिट आ रही है। तो ये मैंने बड़ा ही सिंपल सा जो है बना दिया है इंसुलिन रिसेप्टर। सो दिस इज अल्फा, यहाँ पे है अल्फा सब यूनिट्स, और ये जो अंदर जो जा रही है क्रॉस कर रही है मेम्ब्रेन को, ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट्स है बीटा सब यूनिट। सो दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर। दैट मीन्स इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ेंगे इंसुलिन। अब यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे जुड़ गए, फाइन हो रहे हैं, 3 से कर देते हैं, इंसुलिन आ गए। तो इंसुलिन बाइंड्स विद अल्फा सब यूनिट्स जो कि बाहर की तरफ है। जैसे ही इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स आए यानी कि सिग्नल आ गया, ये रहे इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ गए, तो क्या होगा, बीटा सब यूनिट्स ट्रांस मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ जो है, यहाँ पे साइटोसोलिक डोमेन है, ऑब्वियसली वही चीजें आने वाली है जो हम लोगों ने समझी है। तो इसके जो टायरोसिन रेसिड्यू है वो क्या हो जाएंगे, फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, एंड अगेन बिकॉज ऑफ विच कहानी जो है और भी जो है एंजाइम्स जो है एक्टिवेट होंगे और पाथवे भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसेप्टर है, यहाँ पे एक और जो चीज है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं यहाँ पे बीच में। तो जब ये इनएक्टिव होते हैं तो ये जुड़े हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स किस किस के बीच में है, अल्फा अल्फा के बीच में भी और अल्फा बीटा के बीच में भी है। अल्फा बीटा के बीच में है सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इमेजिन कीजिए स्ट्रक्चर किस तरीके का, किस तरीके से बॉन्ड्स आ रहे हैं, इस तरीके को आपको इमेजिन करना है। तो अल्फा अल्फा के बीच में भी अल्फा बीटा के बीच में भी डाइसल्फाइड हो रहा है। जैसे ही एक्टिवेट होएगा तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या होंगे जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्रेक होने चाहिए, ब्रेक हो जाएंगे। तो फॉस्फोराइलेशन हो गया टायरोसिन रेसिड्यूज पे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पे भी असर हुआ है, एंड दैट मींस दिस इज नाउ एक्टिवेटेड। अब एक और जो है वो कहानी आ रही है, इनसे क्या चीज जुड़ने वाली है, ऑब्वियसली कुछ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और वो जुड़ रहा है what thing binds, and that's IRS1. IRS1 is insulin receptor सबसे ये जुड़ गया फॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेसिड्यूज पे, और जैसे ही दिस बाइंड्स इसका भी फॉस्फोराइलेशन यानी कि ये भी एक्टिवेट हो गया। उसकी वजह से क्या होने वाला है, क्योंकि ये PI3 काइनेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कहानी जो है PI3 काइनेज की भी आ रही है, और ऑब्वियसली वो भी एक्टिव हो गया PI3K, and this further which we understood, this is activating इसको PITP2 को, जो कि फर्दर एक्टिवेट कर रहा है किसको, we understood this very well, PIP2 phosphoinositide, P4 biphosphate is activating PIP3 phosphoinositide
T4 5 ट्राइफॉस्फेट, और ऑब्वियसली क्या ये फॉस्फोराइलेशन उनका हो रहा है? एक्टिवेशन किस तरीके से होता है? फॉस्फोराइलेशन से होता है कि नहीं होता है? और जैसे ही PIP3 एक्टिवेट हुआ, वो हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया था, AKT को भी ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, वही सारी चीजें चल रही है। दिस फर्दर एक्टिवेट्स, बाइंड्स विद किससे? AKT से जुड़ गया ना, वही चीज चल रही है, PKB AKT PDK1 वाली। AKT is also activated, और क्योंकि एक्टिवेट ये हो गया है, तो ये क्या कर रहा है? कहानी क्या कर रहा था? न्यूक्लियस में पहुंच के सारी चीजें कर रहा था। तो दिस इज एक्टिवेटेड, ऑब्वियसली फॉस्फोराइलेशन भी है। एक्टिवेटेड और फॉस्फोराइलेटेड, इसको ऐसे एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये जो AKT एक्टिवेटेड फॉर्म में है, दिस फर्दर एक्टिवेट्स, नो इट डजंट एक्टिवेट। अब ये फॉस्फोराइलेट किसको कर रहा है? GS के टी बीटा, जिसको हम ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज टी बीटा भी कहते हैं। AKT ने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव हो गया। आप तो ध्यान से समझिए, अब तक जो है कहानी ये चल रही थी कि फॉस्फोराइलेशन जब होता है किसी भी एंजाइम या प्रोटीन का, तो वो क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, AKT ने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया, GS की थ्री बीटा को। ये भी एक काइनेज है, इसकी वजह से इनएक्टिव हो गया। अब GS की थ्री बीटा जो है नॉर्मली क्या करता है? इनहिबिट करता है किसको? ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है, इसको इनएक्टिवेटेड नॉर्मली। लेकिन क्योंकि अब ये इनएक्टिवेटेड है GS की ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज, तो ग्लाइकोजन सिंथेस अब एक्टिव हो गया, क्योंकि इनहिबिट ही नहीं हो पा रहा। सिंपल, इतना समझ में आया। अब क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज जिसका काम है ग्लाइकोजन बनाना, वो एक्टिव हो गया, तो वो क्या बना रहा है? ग्लाइकोजन बना रहा है, बाहर क्या फेंक रहा है? सोचिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। नाउ दिस इज एक्टिव, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे होते हैं GLUT4, 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 which are recruited or transported towards plasma membrane
यहाँ पहुंचे और बाहर फेंकेंगे ग्लूकोज को। फेंक दिया भाई बाहर निकलो, यहाँ पहुंच के ये फेंक दिया। यही काम होता है इंसुलिन का। तो देखिए हमने रात में उसका सिग्नलिंग वास्ते समझ लिया किस तरीके से ग्लूकोज बाहर निकल जाते हैं ब्लड से। दैट मीन्स क्या, सिग्नलिंग फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल 4,5 डाइफॉस्फेट सिग्नलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे है। तो चलिए ये भी समझते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सारी चीजें इन्वॉल्व है, जीपीसीआर इज इन्वॉल्व, और सारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यहाँ पे जो है काफी सिमिलैरिटी है, बट देयर आर सम चेंजेस इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नलिंग। तो हम लोग मान के चल रहे हैं ये आ गया है सिग्नल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर से जुड़ेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट किस तरीके से होगा, वी नो दैट जी प्रोटीन जो है उसका अल्फा सब यूनिट वर्क्स अलग हो जाएगी, बीटा गामा वही चीजें चल रही है दोबारा से अगर आप ध्यान दे तो। और ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया इसका अल्फा सब यूनिट। तो व्हाट विल हैपन वंस द जी प्रोटीन इज एक्टिवेटेड, इट विल फर्दर एक्टिवेट। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, पीएलसी बीटा, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा है ये। दिस इज एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है PIP2 है। तो PIP2 इज, दिस इज PIP2 फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट, और ये बना हुआ है जैसे ही ये एक्टिव PLC बीटा एक्टिवेट हुआ, ये PIP2 को तोड़ देगा, उसको हाइड्रोलाइज कर देगा किसमें, डैग में। डैग इज डाई असाइल ग्लिसरॉल, और यहां दिस इज IP3। IP3 is inositol 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। देखिए ठीक है, तो PIP2 टूट गया, हाइड्रोलाइज हो गया, और ये अलग अलग हो जाएंगे, डैग अलग हो जाएगा और IP3 अलग हो जाएंगे। तो IP3 जो है वो एंटर करेगा यहाँ पे, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लीगेंड गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स। तो ये खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और IP3 यहाँ पे पहुंचेगा अंदर की तरफ। जैसे ही IP3 अंदर पहुंचे तो कैल्शियम आयंस विल बी रिलीज्ड, कैल्शियम आयंस यहाँ से रिलीज हो गए। और ये जो डैग है, DAG जो है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो है, वो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा, ये और एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा इस तरीके से। तो कैल्शियम आयंस यहाँ से रिलीज हो गए, ये न्यूक्लियस है। तो IP3 enters endoplasmic reticulum, because of this calcium ion channels are released, और ये कंबाइन हो गए इनसे, DAG से। और फर्दर यहाँ पे एक और चीज जुड़ेगी, वो है फॉस्फोटाइडल सीरीन। तो सब ये जब कंबाइन हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ
This is activation of protein kinase C, which will further phosphorylate target proteins. उनको फॉस्फोराइलेट कर देगा प्रोटीन काइनेज सी, और वो भी कहाँ पे? सीरीन थ्रियोनिन पे फॉस्फोराइलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिवेट हो गए, टारगेट प्रोटीन्स पे वर्क कर रहे हैं डीएजी। अब यहाँ पे IP3 जो है जैसी एंट्री कर रहे हैं, इनका क्या काम होता है, ये क्या करेंगे? इनकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम जो चैनल्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए, जिनकी वजह से और जो है एंजाइम्स वो एक्टिवेट हो रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन काइनेज are activated and even phosphatases are activated. तो ये बेसिक मैकेनिज्म है, सिग्नलिंग पाथवे है किसका? PI P2 का। आप लोग इसकी एप्लीकेशंस देख लीजिएगा, और आगे भी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवेज हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।